लास्ट वीडियो में हमने बात करा था केवल अम्ल, क्षार व लवण के बारे में। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएच स्केल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। फिर हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। फिर हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। फिर बात करेंगे हम कपड़े धोने के सोडे के बारे में। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। पीएच स्केल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। या एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। क्योंकि पीएच स्केल में आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, यानी नंबर होते हैं। उस नंबर के हिसाब से अम्ल और क्षारकता हम पता लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पीएच में जो पी है उसको पोसांस कहते हैं। पोसांस मतलब पोटेंस लिखा है इंग्लिश में, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच, पी मीन्स पावर हो गया एक तरीके से, यानी शक्ति। एच मीन्स हो गया H+, यानी कहने का मतलब पावर ऑफ H+ आयंस। ओके, तो इस तरीके से भी यहाँ पर डिफाइन करा गया है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, पीएच बराबर अगर 7 अगर आपके पास आता है तो हम बोलते हैं विलयन कैसा है? उदासीन है। पीएच बराबर अगर क्या आता है? 7, तो हम बोल सकते हैं विलयन कैसा है? उदासीन है। अगर पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से कम आती है तो हम बोलेंगे कि जो विलयन है वो कैसा है? अम्लीय विलयन है। और पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा आती है तो बोल सकते हैं हम कि जो विलयन है वो कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। तो आप देख सकते हैं यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक क्या होता है? अंक होते हैं। और अंकों के हिसाब से हम उदासीन विलयन के बारे में पता लगाते हैं, अम्लीय विलयन के बारे में पता लगाते हैं और क्षारीय विलयन के बारे में हम पता लगाते हैं। समझ में आ चुका है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब छोटा सा एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। आप देख सकते हैं इधर की साइड लिखा हुआ है दुर्बल अम्ल। अगर आपको इसमें थोड़ा कलर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ। ये ले लिया मैंने, ग्रीन कलर ले लिया। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है दुर्बल अम्ल, लिखा है ना, और यहाँ पे लिखा है प्रबल अम्ल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए CH3COOH और यहाँ लिखा है H2CO3, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपके पास ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। और जब इससे हम राइट हैंड साइड में इधर हम चले गए, ये देख रहे हैं आप इस साइड, तो H+ आयन की मात्रा दिखा रहा है। यहाँ पर HCl है, यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर HNO3 है। तो ये जो राइट हैंड साइड में आपके हिसाब से, मतलब अगर आप ऐसे बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूँ, तो मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा, आपका राइट मेरा लेफ्ट होगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना है। तो ये देखिए जरा, अभी इस साइड देखिए जरा स्क्रीन पे, तो यहाँ देखिए H+ आयन, तो एक तरफ प्रबल अम्ल है, तो आप प्रबल अम्ल की तरफ देखिए। प्रबल अम्ल में क्या है? HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। और दुर्बल अम्ल की तरफ क्या है? CH3COOH है, H2CO3 है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल दिखाया गया है और इधर प्रबल अम्ल दिखाया गया है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कोई भी उदाहरण लिखिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद जो आगे है आपके पास वो क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? दुर्बल क्षार है और यहाँ पर क्या है? प्रबल क्षार। तो जिस प्रकार अम्ल में था दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, वैसा ही क्षार में है दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो आप देख सकते हैं NH4OH एक दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार में NaOH है, यहाँ पर NH4OH है, ये याद रखिए, NH4OH दुर्बल क्षार है और यहाँ है NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस।
तो ये प्रबल क्षार में आते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये 7 नंबर है आपके पास, देख सकते हैं आप। 7 नंबर से पहले क्या है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है और यहाँ पर बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति है। तो मैंने बताया था ना कि ये एक तरीके से राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो जिस हिसाब से है आपके पास, तो बीच में जो 7 नंबर है वो उदासीन को शो करता है, और फिर लेफ्ट में जाओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी और राइट में जाओगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, समझना है। तो देखिए यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता में कमी हो रही है, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया था H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना। ये दिखा देता हूँ मैं आपको डेफिनेशन, यहाँ लिखा है ना कि किसी भी विलयन में क्या है उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आ चुका है। अब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़े तो अम्ल और घटे तो क्षार, इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे हम आपको और अच्छे से समझाते हैं इस पीएच स्केल को। ये देखिए जरा एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, यहाँ पर पीएच इतना बड़ा लिखा है पीएच स्केल। तो देख सकते हैं आप, ये एसिडिक दिखा रहा है, यानी इधर अम्लीयता है 7 से इस साइड, ये एसिडिक है, और इधर क्या है एल्केलिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास ये क्षारीयता है और इधर ये अम्लीयता है। तो आप देख सकते हैं, और बीच में ये जो 7 नंबर पे है इसको दिखाया गया न्यूट्रल। तो कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो इस साइड में हमारे पास यहाँ पर अगर 7 नंबर है तो इधर क्षारीयता बढ़ रही है, क्षारीयता है, और इस साइड क्या है हमारे पास अम्लीयता है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, अपने डाउट को पूछ सकते हैं आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप थोड़ा लो फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो द एमआर काउंसलर आपके साथ हमेशा रेडी है आपके सपोर्ट के लिए। बस मुझे अच्छा नॉलेज चाहिए और आपके अच्छे मार्क्स चाहिए। जब नॉलेज होगा तो मार्क्स भी आ जाएंगे, तो इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करें। ओके, चलिए फिर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या है अगला हेडिंग हमारे पास। यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन का मतलब हो गया डेली लाइफ, रोजाना पीएच का महत्व हमारी लाइफ में क्या है। तो देखिए यहाँ पर पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, चाहे पौधे हो या फिर पशु हो, दोनों पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी उनको भी ज़रूरत होता है इस चीज़ का। तो कह रहे हैं हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 तक, यानी 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के रेंज के बीच में काम करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कभी कभी एग्ज़ाम में यानी पेपर में आ जाता है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो जो वर्षा यानी जो बारिश होती है ना, तो जो उसका पानी होता है जिसको जल बोला गया यहाँ पर, तो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 5.6 से कम होगा। जब 5.6 से कम होगा तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। समझ में आ चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी का पीएच की बात करेंगे, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। देखिए माना कोई सब्जी बोया जा रहा है, तो उस सब्जी में हमारे पास किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, अम्लीयता की, लेकिन उसमें क्षार, जो मिट्टी है ना उसमें क्षार ज़्यादा है, तो उसमें हम अम्ल मिला देते हैं। तो ऐसा करके कुछ बता रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर रेंज दिया नहीं है, वो बता रहा है कि मिट्टी में अगर प्रास जैसे क्षार ज़्यादा है लेकिन किसान को अम्लीयता पदार्थ बोना है, तो उस हिसाब से पहले उसको अम्लीयता के हिसाब से मेंटेन करेगा, तब आगे चल के वो कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। वेरी गुड। अब आता है हमारे पास हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो जो हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम है, कह रहा है कि हमारा उधर मतलब होता है पेट, स्टमक, ये पेट, ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। जो हमारा स्टमक है ना ये HCl अम्ल उत्पन्न करता है। भोजन के पाचन में जो सहायक होता है, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए जब हमारे बॉडी के अंदर अम्ल ज़्यादा बनेगा, यानी ये जो पेट है ये अम्ल ज़्यादा बनाएगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे को क्या हो जाएगा,
थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एसिडिटी टाइप की, तो हमको क्षार लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट में लेना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटा एसिड, यानी एसिड के अगेंस्ट हमको टैबलेट लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये तो पढ़ने वाले हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी जो दांत होता है ना वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, दर्द होने लगता है, तो वही बोल रहा है मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब होता है एक तरीके से उसका मतलब सड़ना, मान के चलिए आपकी लैंग्वेज में। दांतों का इनेमल यानी दंत वलक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। ये भी ध्यान रखना भैया कि अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा ना तो दांतों का सड़ना कन्फर्म है, सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए कह रहे हैं क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। यानी क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके, यानी अम्ल ज़्यादा है तो क्षार का उपयोग करेंगे, अपोजिट में करते हैं उपयोग। उसके आगे चल रहा है भैया, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कह रहा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। आपने देखा मधुमक्खी होती है ना, काटती है जब ना, कैसा चुभता है, तो वो उसके अंदर अम्ल होता है, वो अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। जब वहाँ डंक मार देगा ना तो आप बेकिंग सोडा लगा दीजिएगा तो आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं नेटल के डंक वाले बाल मैथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़ के किया जाता है। अब यहाँ पर नेटल बोला है, तो नेटल शायद आप नहीं समझ पाएंगे, तो पहाड़ों में होता है नेटल, तो उसको बोलते हैं बिच्छू घास। तो बिच्छू घास अगर लग जाता है ना तो उसी के अगल बगल में डाक का पौधा होता है, उसको आप तोड़िए पत्तों को और उसको ऐसे रगड़ करके उसका जूस बना करके आप यहाँ पर लगा दीजिए पेस्ट वाला, तो आपको आराम मिलेगा। तो कितनी अच्छी बातें कही गई है यहाँ पर पीएच में। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। कह रहा है कि लवणों का पीएच, यानी जो सॉल्ट होते हैं उनका पीएच क्या होता है। कह रहा है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, जो मतलब बात करेंगे तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक है, तो यानी उदासीन लवण बनाएंगे जिनका पीएच 7 होता है। अब प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनाएगा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल है तो यहाँ पर क्षारकीय लवण बनाएगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास आता है अगला, जो यहाँ पर हेडिंग लिखा है साधारण नमक से रसायन। जो साधारण नमक है उससे हम रसायन कैसे बनाएंगे, यानी कोई भी केमिकल बोल सकते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र याद रखें आप लोग। और फिर बात करें, रासायनिक सूत्र है NaOH। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, CaOCl2। बेकिंग सोडा की बात करेंगे, फिर उसके बाद NaHCO3। फिर धोने यानी कपड़े धोने का सोडा, धोने का सोडा लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, तो Na2CO3 × 10H2O। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 × ½ H2O। ये ½ H2O यहाँ पर है, कन्फ्यूज मत करना, यहाँ पर यस है, ये ½ H2O है, ये यहाँ पर नहीं, ये H2O है, H2O, ठीक है, ½ H2O है। कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवणजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है लेकिन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हमने जलीय विलयन लिया, से हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कभी कभी वो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल आराम से सोचना है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया मतलब बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो प्रोसेस बोला गया है उसको बोला गया क्लोर क्षार प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखिए ये सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर 2H2O, यहाँ पे जल के मॉलिक्यूल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और यहाँ पे Cl2 प्लस H2 बन गया। तो एनोड पर देखिए एक रोड होता है ना, जैसे कैथोड और एनोड होता है, तो जो बोल रहा है कि एनोड पर क्या निकलता है, Cl2 गैस निकलती है और कैथोड पर क्या है, H2 गैस निकलती है, ठीक है ना। तो Cl2 यानी कहने का मतलब हो गया कि जो आपके पास Cl है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एनोड पर हमारे पास ये नेगेटिव कंडीशन आ गई
और कैथोड पर हमारे पास ये पॉजिटिव कंडीशन आ चुकी है। किसकी? ये Cl2 है, यहाँ पर क्या है H2 है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। कह रहा है कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है और कैथोड के पास हमारे पास क्या जमा हो जाता है? NaOH का विलयन जमा हो जाता है। और इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। कह रहा है कि H2 का जो उपयोग होता है वो ईंधन मार्गरीन में होता है, यानी एक तरीके से हम इसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। और जो Cl2 होता है इसकी जल की स्वच्छता के लिए, PVC के लिए और CFC के लिए यूज़ होता है। क्या? Cl2 का। तो Cl2 का यूज़ भी पता लग चुका है। PVC का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड और CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंडीशन। तो यहाँ पर Cl2 का बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है। HCl इस्पात की सफाई के लिए औषधियाँ। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ये हमारे पास इस्पात की सफाई के लिए और जो दवाइयाँ बनती है उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? NaOH का ये उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है Cl2 प्लस NaOH, और Cl2 प्लस NaOH को एक साथ अगर यूज़ करोगे तो ये विरंजक चूर्ण देता है, एक तरीके से बात कर सकता हूँ इसको। ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण के लिए हम जो इसका यूज़ करते हैं वो घरेलू विरंजक वस्त्र विरंजन के लिए करते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है वो मतलब कपड़ों की रंगाई के काम आता है। तभी बोला है कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का जो उपयोग करेंगे वो घरेलू विरंजन में करते हैं या कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्या है कि आता है विरंजक चूर्ण। देखिए अब दूसरी जो हेडिंग हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी विरंजक चूर्ण का मतलब देख लीजिए, यहाँ पर जो अगली हेडिंग है वो विरंजक चूर्ण के बारे में कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल्ट वाइज पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर आप क्लोरीन गैस को प्रभावित करा देते हो तो CaOCl2 आपको मिल जाता है और उसके साथ क्या मिल जाता है? जल के मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों जो रासायनिक उद्योग होते हैं में एक उपचार के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो मतलब उपयोग है वो ये है, कपड़ों की रंगाई में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है और जल की सफाई के लिए। तो ये कुछ बेसिकली और फैक्ट्रियों में यूज़ होता है एज अ केमिकल, तो यानी रसायन के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो विरंजक चूर्ण को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है ना तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। नहीं आता पूछिए। ठीक है। अब अगला है जो आपके पास है वो है बेकिंग सोडा। क्या आपके पास ये बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा देखिए जरा, सोडियम क्लोराइड है आपके पास। सोडियम क्लोराइड में हमको मतलब इसमें हमने क्या मिला है? जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस CO2 अब प्लस NH3। तो इन सबको हमने क्या करा? मिक्सअप जब करा तो हमारे पास क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिला और NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। और यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ठीक है ना। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। खाना जैसे बनाते हैं ना, जैसे हमने पूरी बना लिया या हमारे पास कुछ भी और भी बहुत सारे पकवान हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसको क्या करते हैं, गर्म जब करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया हो जाती है। तो ये हो गया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा प्लस H2O बना देगा प्लस CO2। तो ये है आपके पास क्या? बेकिंग सोडा का एक बेसिक एक तरीके से इंट्रोडक्शन, परिचय। इसके बाद देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कह रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल में इसका उपयोग होता है। कह रहा है इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। जो आपके पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो यानी बेकिंग सोडा, उसको अगर हम मिलाते हैं तो स्पंजी यानी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आटे में मिलाओगे, रात भर छोड़ दोगे, सुबह वो बिल्कुल अच्छा सा मुलायम सा हो जाएगा। या मैदे में मिलाओगे तो मैदा भी क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। ठीक है। यह एंटासिड का एक संघटक है, यानी ये इसको भी हम एक तरीके से एंटासिड के रूप में ले सकते हैं। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ? बता दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप बताइए।
देखिए आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ विद नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2, तो धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2 आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं धोने का सोडा, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक प्रकार का पदार्थ है जो मतलब एक तरीके से, मतलब अगर आप इसके बारे में, बोरेक्स के बारे में पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि बोरेक्स बचपन में बोलते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है जिसके दांत नहीं होते, तो एक सुहागा आता था, उसको पीसते थे, उसका थोड़ा सा जो जूस सा निकलता था पीसने पर, उसको बच्चों को पिलाते थे थोड़ा सा मेंटेन के लिए, यानी उनको हीटअप मिले। लेकिन आप लोग लीजिएगा मत, ये थोड़ा बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। केमिकल कोई सा भी हो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत सोच समझ करके इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। कह रहा है जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बन जाता है। तो ये कैल्शियम, ये हो गया ना, कैल्शियम सल्फेट है ना, तो इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जो हमने अपना 1/1/1/2 H2O के साथ जब रिएक्ट कराया तो दोबारा से क्या बन गया, CaSO4 इंटू 2H2O बन गया, यानी दोबारा से जिप्सम बन गया। यानी आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे दोबारा से, तो दोबारा से फिर क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। और जिप्सम को जब ब्रेक करेंगे तो क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कन्फ्यूज नहीं होना है भैया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे चलते हैं, इसका उपयोग कहाँ का होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। बाइक चला रहे थे, गिर गए, साइकिल चला रहे थे, गिर गए, टूट गई, पंचर हो गया, हाथ पूरा टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या करता है, डॉक्टर पास जाओगे, फटाफट क्या करा देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देगा आपको, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका उपयोग खिलौने बनाने में होता है, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टल का जल, ठीक है, तो यहाँ तक देखिए खत्म हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आता है क्रिस्टल का जल। तो कह रहा है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो यानी लवण के एक सूत्र इकाई में, एक हिस्से में निश्चित अणुओं की संख्या जितनी भी होगी उसको क्रिस्टलन का जल कहेंगे, ठीक है। उदाहरण हो गया CuSO4, 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं, तो ये 5 अणु हो गए। Na2CO3 में 10H2O, यानी क्रिस्टलन के जल में कितने अणु हैं, 10 है, और यहाँ पर कितने, 2 अणु हैं। तो ये आपको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। अब ये नीचे देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत छोटे प्रश्न, जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो पढ़ाया था ना, जैसे एक मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ऐसे आपको चींटी के लिए ढूंढना है, याद रखना। नहीं आएगा तो पूछना जरूर है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप पे हाय बोल सकते हैं, अपने डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं, पूरी छूट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे पूरे क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपको क्या करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनके आंसर लिख करके जो व्हाट्सअप नंबर दिया है आपको उस पर शेयर करने हैं। और उस पर शेयर करेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, आपके जो आंसर होंगे वो चेक करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको आंसर को और बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो, और अच्छे आप कैसे मार्क्स ले सकते हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे ना तो उनको भी सपोर्ट कीजिए। देखिए आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो परमपिता परमेश्वर आपको भी सपोर्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी ये क्वेश्चन है ना, ये जितने भी प्रश्न हैं आपको मैं PDF दे दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप पे हाई करते हैं तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।